हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं स्मित सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस पाथ एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों का 8वां अध्याय अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय खत्म हो चुका है। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि अगला अध्याय जो हम लोग शुरू करेंगे वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो आज हम लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज में 6.1 प्रश्नावली में ये 3 क्वेश्चन दिया है, लेकिन इन 3 क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम इसका पहले बेसिक बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। शायद कि इसको हमको बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अब ले लिए हैं तो बताना तो पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। पाठ का नाम क्या है, त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। क्या जानेंगे, त्रिभुज। तो चलिए जानते हैं त्रिभुज। आप लोग रेखाखंड तो जानते ही होंगे। रेखाखंड ये होती है रेखा। ये क्या है, रेखा। रेखा का हमें ना तो प्रारंभिक बिंदु पता होता है और ना ही अंतिम बिंदु पता होता है। तो ये क्या है, रेखा। और ये क्या है, ये है किरण। क्या है ये, किरण। किरण का हमें प्रारंभिक बिंदु तो पता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता है। जैसे सूर्य से किरणें आ रही हैं तो हमें ये तो पता है किरणें कहां से आ रही हैं, सूर्य से आ रही हैं, लेकिन कहां तक जा रही हैं हमें ये नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या है, किरण। किरण का प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता रहता है, ज्ञात रहता है, लेकिन अंतिम बिंदु हमें ज्ञात नहीं रहता है। और रेखा का ना तो प्रारंभिक बिंदु पता होता है और ना ही अंतिम बिंदु पता होता है। फिर इसके बाद आता है रेखाखंड। रेखा में से ही निकाल लो एक खंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेखाखंड। रेखाखंड का हमें प्रारंभिक बिंदु भी पता है और अंतिम बिंदु भी पता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेखाखंड। और जानते हैं कोई भी रेखा हो तो किससे बनी होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। रेखाखंड का निर्माण हुआ है तो इसमें अनंत बिंदु हैं। ठीक है, अनंत बिंदुओं से मिलकर ये बने होते हैं। तो आपको रेखाखंड समझ में आया होगा, रेखाखंड क्या होता है। ठीक है ना, रेखाखंड का प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु पता होता है। किरण का केवल हमें प्रारंभिक बिंदु पता होता है, अंतिम बिंदु पता नहीं होता है। और रेखा का ना तो प्रारंभिक बिंदु पता होता है और ना ही अंतिम बिंदु पता होता है। ठीक है, तो रेखाखंड आप लोग जान चुके हैं। चलिए अब आते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज, त्रिभुज शब्द से ही पता चल रहा है। त्रिभुज, 3 हो जिसमें भुजा, वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज। क्या हो, कितनी भुजा हो, 3 भुजा हो। ठीक है ना, त्रिभुज। भुज मतलब क्या होता है, भुजा, बाहु। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, त्रिभुज। अब कैसे जानेंगे कि त्रिभुज है, त्रिभुज की परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे, आप बताइए ध्यान से। क्या ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है कि नहीं, ये है क्या, रेखाखंड। और ये भी क्या है, रेखाखंड। ये भी क्या है, रेखाखंड। तो जो त्रिभुज बना है इसमें कितने रेखाखंड हैं, 3 रेखाखंड। कितने रेखाखंड, 3 रेखाखंड। तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। समझ गए होंगे। 3 रेखाखंड, अभी रेखाखंड हम बता चुके हैं, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। तो कितने रेखाखंड है, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज। ठीक है, चलिए हम यहां लिख भी देते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। समझ गए होंगे।
तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज आप लोगों को समझ में आया होगा। ए, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। कितने होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। और इसमें कोण कितने होंगे? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, ठीक है ना। कितने कोण होंगे? 3 कोण। और आप जानते होंगे, ये तो हो गई परिभाषा त्रिभुज की। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। हम बाह्य कोण की बात नहीं करें, अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। या कहें त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। यहां लिख लेते हैं इसको भी। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के, यहां लिख लेते हैं तीनों, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के आंतरिक कोण कौन है? ये 1 2 3। तो यहां इसको लिख लेते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 अंश। यही तो लिखा है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों कौन है? कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। तो तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश। योग मतलब जोड़, तीनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? 180 अंश के बराबर आएगा। तो त्रिभुज क्या होता है, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैसे बताएंगे? 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग या कहें अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसको हम यहाँ पर लिख दिए। तो त्रिभुज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं इसमें और त्रिभुज के प्रकार में पढ़ते हैं। तो इसको मिटा दें। अगला हम ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समान हो जिसकी बाहु वही होगा समबाहु। त्रिभुज का मतलब 3 होंगी, क्या होंगी? 3 भुजाएं होंगी। तो समान हो जिसकी बाहु वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि इसके नाम से ही पता लग रहा है समबाहु, ठीक है ना। ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, यहां लिखते हैं इसको, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये बात समझ में आई होगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें एक सिंगल लाइन हम खींच देते हैं। ये सिंगल लाइन क्या दर्शा रही है आपको पता है? सिंगल लाइन ये बता रही है कि जितना ये है उतना ही ये है और उतना ही ये है, ठीक है। एक और लाइन हम यहाँ खींच दें तो ये बताएगा
कि ये दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। अब हम पटरी लेके तो बनाए नहीं है, तो देखने में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये चिन्ह बनाने के बाद आप तुरंत समझ जाइए इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ गए होंगे? कैसे बताएंगे? ए बी, ये है ए बी, किसके बराबर होगा? BC के बराबर क्या होगा? AC। तो क्या इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं? तो बिल्कुल बराबर है। AB बराबर है BC बराबर है AC के। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। अब त्रिभुज चाहे जो हो, त्रिभुज चाहे जो हो, उस त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश ही होगा। त्रिभुज कोई भी हो, उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश ही होगा। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो यहां लिख लेते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा? 180 अंश ही होगा। तो समबाहु त्रिभुज भी हम आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहां बना लिए ABC। ये लाइन क्या बताती है? कि सब भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, AB बराबर BC बराबर क्या है? AC। और तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, समद्विबाहु त्रिभुज। ये समझ में आया होगा? अगला हमारा है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु वह त्रिभुज जिसकी समान हो कितनी बाहु? 2 बाहु। बाहु मतलब भुजा। समान हो 2 भुजा क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो? समान हो 2, द्वि मतलब 2 भुजा, बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो जिसकी 2 भुजा आपस में समान हो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते गलत हैं और लिख देते सही हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि लिख देते सही हैं, बोल देते गलत हैं। ठीक है ना, तो उसको आप लोग मैनेज करेंगे, ये होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, बनाएंगे कैसे इसको? ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये वाली भुजा हम बराबर कर देते हैं और तीसरी भुजा ये क्या हो गई? अलग। ठीक है ना, इन दोनों में सिंगल सिंगल लाइन खींचे हैं, इसका मतलब क्या है? ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर हैं, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसको कैसे लिखेंगे? ए बी बराबर है किसके? ए बी बराबर है AC के, लेकिन ये सब नहीं बराबर है BC के।
ठीक है। ए बी बराबर है ए सी के, लेकिन ये सब नहीं बराबर है बी सी के। ये लाइन कट जाने का मतलब है कि ये बराबर नहीं है। ये कट कर दिए, ये क्या होता है, बराबर। इसको हम काट दिए तो बराबर नहीं है। समझ रहेंगे इसको। ए बी बराबर किसके हैं, ए सी के, लेकिन नहीं बराबर है बी सी के। ठीक है, समझ में आया होगा। और हम बता चुके हैं कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 अंश। तो समद्विबाहु त्रिभुज भी आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब जिसकी सब भुजा क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी, समान नहीं होंगी। अगला है विषम बाहु। विषम बाहु एक में रह गई, बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम मतलब जिसकी भुजाएं सब क्या हो, भिन्न भिन्न हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न, या लिख देते हैं भिन्न भिन्न माप की हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हों तो क्या कहलाएगा, हो तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हो तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हो तो क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखने में भी आप लोगों को विषम लग रहा होगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब आप लोग कहेंगे त्रिभुज है कि कुछ और है, तो ये त्रिभुज है भाई, चेक कर लो। एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, तो तीनों रेखाखंड से तो मिलके ये बना है और बंद भी है। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। तो ये भी त्रिभुज है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो सभी भुजाएं क्या हैं, सभी भुजाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। इसमें सिंगल डॉट, इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, और ये क्या है, अलग है। सभी भुजाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न, या कहो असमान है। तो क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। यहां लिखेंगे तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, और ये क्या हो जाएगा, ए सी। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ना ये इसके बराबर है, ना ये इसके बराबर है, ना ये इसके बराबर है। ठीक है ना, सभी भुजाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। और इस वाले त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश ही होगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। विषम बाहु त्रिभुज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। क्या है अगला, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण, समकोण मतलब आप जानते हैं 90 अंश का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। और 90 अंश बनता कब है? 90 अंश कब बनता है? तो जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो उन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है? 90 अंश का बनता है। ठीक है, जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर क्या होती है? लंबवत आपतित होती है, लंबवत आती है। ठीक है ना, तो उन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनता है क्या बनता है? समकोण बनता है, अर्थात 90 अंश का कोण बनता है। समझ गए होंगे? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो जब एक कोण 90 अंश हो गया तो शेष दोनों कोणों का योग 90 अंश का होगा। हम उसमें ये नहीं बता पाएंगे कौन 45 है, कौन 45 है, या 35 है, कौन 55 है। ठीक है ना, ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बता सकते हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 90 अंश आएगा। तो चलिए लिखते हैं इसको। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो? 90 अंश का हो, तो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो हम बताए थे 90 अंश कब बनेगा? जब कोई एक रेखा है ये, और ये रेखा किसी दूसरी रेखा पर कैसे आपतित होती है? लंबवत, परपेंडिकुलर आपतित होती है। तब इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। लेकिन त्रिभुज के बनने के लिए कितने रेखाखंड चाहिए? 2 नहीं बल्कि कितने? 3। तो ये खींच दिए, क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया ना, एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, ए बी सी। ठीक है, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितने का है? 90 अंश का है। समझ गए होंगे इसको भी आप लोग अच्छे से। अब ध्यान से देखेंगे तो इसके भी तीनों कोणों का योग कितना होगा? इसके भी तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो जब ये 90 हो गया, तो अभी तो हमको ये नहीं पता कि ये कितना है और ये कितना है, लेकिन हमको इतना पता है कि अगर ये 90 हो गया है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो ये 90 हो गया, तो शेष दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? कितना? 90। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 अंश। तो हमको कोण ए दिया नहीं दिया है, बल्कि कोण बी दिया है। कितना अंश दिया है? 90 अंश। तो ये हो जाएगा 90 अंश प्लस में कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? ये 180 अंश है, और ये प्लस में है 90 उस साइड जाएगा तो माइनस में 90 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। ठीक है, तो जब ये कोण 90 अंश हो गया है तो शेष दो कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश होगा, क्योंकि टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो समकोण त्रिभुज भी आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए इसके हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं।
अब हम लोग समझते हैं समरूप और सर्वांगसम। समरूप आकृतियां क्या होती हैं और सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से बताएंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। एक होता है समरूप, समान हो जिसका रूप वही होता है समरूप। एक होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम, ठीक है ना, सर्वांगसम। ये है समरूप और ये क्या है, सर्वांगसम। किसी भी आकृति के, हम त्रिभुज का ही नाम अभी नहीं ले रहे हैं, वृत्त भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और हाँ त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कोई भी आकृति है तो उसके समरूप होने के लिए, अगर वो समरूप है तो ध्यान से देखिए क्या होगा। समरूप है तो उसकी आकृति, आकृति क्या होगी, उसकी आकृति क्या होगी, समान। क्या होगी, आकृति क्या होगी, समान। आकार क्या होगा, समान भी हो सकता है भिन्न भी हो सकता है। ध्यान से इस बात को समझेंगे। कोई भी आकृति समरूप कहलाएगी कब, जब उसका आकृति क्या हो, समान हो, समान आकृति का हो और उसका आकार क्या होना चाहिए, समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। अब इसको हम बताएंगे, पहले सर्वांगसम वाला भी लिख लें तब। और कोई भी आकृति सर्वांगसम कब होगी, सर्वांगसम, सर्वांगसम कब होगी, आकृति ये है और आकार ये है। तो भाई कोई भी आकृति सर्वांगसम तभी होगी जब उसका आकार क्या हो, आकृति क्या हो, समान हो। आकृति क्या हो, समान, और आकार भी क्या हो, समान हो, तब क्या होगा, सर्वांगसम। इस बात को अब हम लोग गहराई से समझेंगे। ठीक है ना। लिख तो दिए कि समरूप, कोई भी आकृति समरूप कब होगी, जब उसकी आकृति क्या हो, समान। आकृति तो समान होना चाहिए दोनों में, सर्वांगसम और समरूप होने के लिए आकृति तो सर्वांगसम समान होना ही चाहिए, होना ही होना है। ठीक है ना। लेकिन समरूप होने के लिए आकार जो है समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। सर्वांगसम के लिए आकृति भी समान और आकार भी क्या हो, समान हो। समझ रहे होंगे, आकृति भी क्या हो, समान हो और आकार भी क्या हो, समान हो। कोई भी दो आकृतियां समरूप कब होंगी, जब आकृति क्या हो, समान हो, आकार समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। समझ रहे हैं। और सर्वांगसम के लिए आकृति समान हो और साथ साथ आकार भी क्या हो, समान हो। चलिए इन दोनों को अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, ये क्या, एक ले लेते हैं रेखाखंड। ये है AB, ये क्या है AB और ये है CD। ये है AB और ये क्या है CD। आप लोग ये बताइए, क्या ये दोनों, क्या ये समरूप हैं, क्या ये समरूप हैं, ये दो रेखाखंड है कि नहीं। ये AB रेखाखंड है और ये CD रेखाखंड है, क्या ये समरूप हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल समरूप हैं। क्यों समरूप हैं, क्योंकि इनकी आकृति कैसी है, समान है। इनका रूप कैसा है, एक ही रूप के हैं, समान है, लेकिन आकार क्या है, समान तो नहीं है, भिन्न है, लेकिन फिर भी तो समरूप होगा। ठीक है ना। इसका आकार तो समान नहीं है लेकिन आकृति तो समान है, आकृति समान है
तो आकार भिन्न भी होगा, तब भी वो क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन क्या सर्वांगसम है? तो आकृति तो भैया समान है, लेकिन आकार समान इसका नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। समझ में आ रहा होगा? समरूप के लिए आकृति समान होनी चाहिए, तो जी बिल्कुल आकृति क्या है, समान है। लेकिन आकार इसके लिए समरूप के लिए आकार समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो ये क्या है, आकार क्या है, भिन्न है, तो ये समरूप है। समरूप है। क्या सर्वांगसम है? तो सर्वांगसम ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आकृति तो समान है लेकिन आकार इसका समान नहीं है। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए आकृति और आकार दोनों क्या होना चाहिए, समान। समझ गए होंगे? तो ये समरूप है लेकिन समान नहीं है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, कोई भी दो रेखाखंड समरूप तो होते हैं। क्या होते हैं? समरूप तो होते हैं, लेकिन उनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। लेकिन उनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। वो सर्वांगसम तभी होंगे, ये सर्वांगसम तभी होंगे जब इनकी लंबाइयां भी क्या हो, समान हो। समझ रहे होंगे? ठीक है ना? तो इस बात को हम लोग लिखते हैं। तो कहने का मतलब कि ए बी रेखाखंड है और सी डी रेखाखंड है, तो हम बता चुके हैं कि ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। कई बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है ना? तो इस बात को हम लोग लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोई भी दो रेखाखंड कोई भी दो रेखाखंड समरूप होते हैं। आप कोई भी रेखाखंड ले लीजिए, ये क्या होंगे, समरूप हैं। बिल्कुल समरूप हैं। समरूप है क्योंकि आकृति समान होना चाहिए और आकार समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, फिर भी क्या होगा, समरूप होगा। तो सब क्या है, समरूप है, समान रूप के हैं। ठीक है ना? तो कोई भी दो रेखाखंड समरूप होते हैं। ठीक है ना? कोई भी दो रेखाखंड समरूप होते हैं, परंतु इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना? कोई भी दो रेखाखंड समरूप है तो यह आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांगसम भी होंगे। ठीक है ना? कोई भी दो रेखाखंड समरूप होते हैं, परंतु इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। यहां आगे लिखते हैं, ये तभी सर्वांगसम होंगे जब इनकी लंबाइयां समान हो। ठीक है? तो कोई भी दो रेखाखंड समरूप होते हैं, कोई भी दो रेखाखंड ले लीजिए आप, वो क्या होंगे, समरूप होंगे, परंतु इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ये तभी सर्वांगसम होंगे जब इनकी लंबाइयां क्या होंगी, समान होंगी, जब इनकी लंबाइयां समान हो। ठीक है ना? तो ये समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आकृति क्या है, समान है, लेकिन आकार समान नहीं है। समझ गए होंगे? कोई भी दो रेखाखंड समरूप होते हैं परंतु इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अगर हम एक और एग्जांपल इसी में से ले लेते हैं, एक रेखाखंड ये हो गया AB और ये रेखाखंड हो गया CD, और हम यहां कह दें AB बराबर है CD के। AB क्या है, बराबर है CD के। जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये भी है।
तो इस कंडीशन में ए बी और सी डी क्या होंगे, समरूप भी होंगे और समरूप के साथ साथ सर्वांगसम भी होंगे। समरूप क्यों होंगे, क्योंकि इनकी आकृति क्या है, समान है, आकार भी क्या है, समान है। समरूप में हम बताएं आकार समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, तो ये समरूप हैं। क्या ये सर्वांगसम हैं, तो बिल्कुल सर्वांगसम भी हैं। क्यों हैं, सर्वांगसम के लिए आकृति क्या होना चाहिए, समान, तो आकृति भी क्या है, समान है। क्या आकार समान है, तो बिल्कुल समान ही आकार के हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समरूप के साथ साथ सर्वांगसम भी होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो आप लोग ये बात जान चुके हैं कि कोई भी दो रेखाखंड समरूप होते हैं, परंतु इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ये तभी सर्वांगसम होंगे जब इनकी लंबाइयां क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, अगला लेते हैं क्या, चलिए वृत्त लेते हैं। वृत्त, जैसे ये क्या है, वृत्त है। एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। ठीक, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है, R1 है, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R2 है। आपको दिख रहा होगा कि R2 ज्यादा है R1 से, मतलब कि इसकी त्रिज्या क्या है, ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका आकार ज्यादा है। तो त्रिज्या ज्यादा है तभी तो आकार ज्यादा हुआ है। इसकी त्रिज्या क्या है, कम है, इसकी त्रिज्या क्या है, ज्यादा। इसकी त्रिज्या ज्यादा है किससे, इससे। समझ रहे होंगे। अब बताइए, ये दो हम वृत्त ले लिए हैं, दो क्या ले लिए, वृत्त ले लिए। क्या है ये, वृत्त हैं। ठीक है ना, ये क्या है, वृत्त हैं। तो ये बताइए, क्या ये दोनों वृत्त समरूप हैं? तो आप लोग चेक कीजिए यहां पर आके। समरूप होने के लिए भाई आकृति समान होना चाहिए। तो आकृति क्या है, बिल्कुल समान है। आकृति क्या है, बिल्कुल समान है। आकार समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो आकार समान तो नहीं दिख रहा है, लेकिन भिन्न भी हो सकता है, तो भिन्न तो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों, ये वृत्त क्या हैं, समरूप हैं। समझ रहे हैं, ये क्या है, दोनों समरूप हैं। क्यों समरूप हैं, बता चुके हैं, आकृति समान है। आकृति समान, क्या आकार भी समान है, आकार समान नहीं है, लेकिन यहां देखिए भिन्न भी हो सकता है, तो भिन्न है। इसका मतलब क्या है, समरूप है। तो ये वृत्त क्या है, समरूप, समरूप है, समरूप है। अब चेक कीजिए, क्या ये सर्वांगसम भी है? तो दिख रहा होगा कि ये समरूप तो है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आकृति तो भाई समान है दोनों की। क्या आकार भी दोनों का समान है? तो ध्यान से देखेंगे तो आकार समान नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है ना, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। इस वजह से ये सर्वांगसम नहीं है, लेकिन क्या है, समरूप है। अच्छा, आप लोग बताइए, ये सर्वांगसम कब होता? ये सर्वांगसम कब होता? ये सर्वांगसम तभी होता जब दोनों की त्रिज्याएं क्या होती, जब दोनों की त्रिज्याएं क्या होती, जब दोनों की त्रिज्याएं समान होती, तब ये क्या हो जाता, समरूप हो जाता, सॉरी सर्वांगसम हो जाता। ठीक है ना, जब दोनों की त्रिज्याएं क्या हो जाती, समान हो जाती, तो क्या हो जाता, सर्वांगसम भी हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि जब त्रिज्याएं समान होंगी, भाई अगर त्रिज्या हम ले लिए 3 सेंटीमीटर, तो ये भी वृत्त उतना ही बनेगा, दूसरा वाला भी इतना ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो 3 ही मीटर हैं, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ये 3 तो ये भी 3, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना, तो समान आकार कब होगा, जब दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है ना, तो साफ साफ शब्दों में हम ये बोलें तो हम ये कह सकते हैं, कोई भी दो वृत्त, कोई भी दो वृत्त समरूप होते हैं, कोई भी दो वृत्त समरूप होते हैं,
परंतु इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। कोई भी दो वृत्त समरूप होते हैं लेकिन इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये सर्वांग सम तभी होंगे जब दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हों, समान हों। जब वृत्त की त्रिज्याएं समान हो जाएंगे तो उसका आकार भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये बात अच्छे से दिमाग में घुस रही होगी क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को भी हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं कि भाई कोई भी दो वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन उनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। एक यहां ले लेते हैं छोटा सा और थोड़ा और बड़ा सा यहां ले लेते हैं। ये त्रिज्या हो गई R1, त्रिज्या हो गई R2, ठीक है ना, समझे। तो यहां हम स्टार पॉइंट बना के लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, कोई भी दो, इससे कम अच्छा लग रहा है क्या, चलिए रेड वाले से लिखते हैं। कोई भी दो वृत्त, कोई भी दो वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कोई भी दो वृत्त समरूप होते हैं, परंतु क्या, परंतु इनका सर्वांग सम, परंतु इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। परंतु इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। सर्वांग सम हो भी सकता है, सर्वांग सम नहीं भी हो सकता है। अब किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो कोई भी दो वृत्त समरूप होते हैं परंतु इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये तभी सर्वांग सम होंगे, ये तभी सर्वांग सम होंगे, ये तभी सर्वांग सम होंगे जब इनकी त्रिज्याएं, जब इनकी त्रिज्याएं समान हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कोई भी दो वृत्त समरूप होते हैं, कोई भी दो वृत्त समरूप होते हैं परंतु इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये तभी सर्वांग सम होंगे जब इनकी त्रिज्याएं क्या हो, समान हो। अर्थात इस कंडीशन में बोला जाए तो R1 बराबर हो जाए किसके, R2 के, तब ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। समझ रहे होंगे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई भी दो वृत्त समरूप होते हैं परंतु इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये तभी सर्वांग सम होंगे जब इनकी त्रिज्याएं क्या हो, समान हो, ठीक है ना। इससे भी पता चल रहा है आकृति भाई समान है लेकिन आकार समान नहीं है। तो समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ये सर्वांग सम कब होगा, जब दोनों की त्रिज्याएं क्या हो जाएं, समान हो जाए। ये भी R हो जाए, ये भी R हो जाए। R बराबर R तो क्या हो जाएगा, समरूप के साथ साथ सर्वांग सम भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये भी हो गया। अब अगला आ जाते हैं वर्ग पे। चलिए देखते हैं, ये है वर्ग। आवाज आ रही है कि नहीं, आवाज आ रही होगी, चेक कर लेते एक बार चल रहा है कि नहीं। तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए किस पे आते हैं, वर्ग पे। तो एक वर्ग हम यहां पर ले लेते हैं, वर्ग ले लिए।
एक वर्ग हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, वर्ग है। ये दोनों क्या है, वर्ग हैं। क्या है, वर्ग। दोनों ही क्या है, वर्ग हैं। तो अब बताइए क्या ये दोनों वर्ग समरूप हैं? तो चेक करेंगे समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, आकृति समान। तो भाई आकृति तो समान है, आकृति क्या है, समान है। क्या आकार भी समान है? तो इनका आकार समान नहीं है। तो हम आगे बोले समान हो भी सकता है और समान नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, भिन्न भी हो सकता है। तो आकार जो है इसका क्या है, भिन्न है। आकृति क्या है, समान है, तब भी ये क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों वर्ग क्या हैं, समरूप हैं। अब चेक कीजिए क्या ये सर्वांगसम भी हैं? तो सर्वांगसम चेक करने के लिए यहां पर आइए सर्वांगसम के पास। आकृति समान है, तो बिल्कुल आकृति क्या है, समान है। क्या आकार समान है? तो आकार समान नहीं है। तो साफ साफ मतलब निकलता है कि ये दोनों वर्ग समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ये सर्वांगसम तभी होंगे, ये सर्वांगसम तभी होंगे जब इन दोनों वर्गों की लंबाइयां क्या होंगी, दोनों वर्गों की भुजा की लंबाइयां क्या होंगी, समान होंगी। अगर दोनों वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होती, समान होती, तो ये क्या हो जाता, सर्वांगसम हो जाता, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, क्या है, वर्ग है। चलिए बाकी अब हम ऐसे दो तीन हम बता चुके, रेखाखंड बता चुके, वृत्त बता चुके, वर्ग बता चुके। अब इन सबको हम एक एक लाइन में लिखेंगे क्योंकि समझ चुके हैं आप लोग, आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। अब एक एक लाइन में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये वर्ग हो गया, तो हम लिख रहे हैं सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग, या सभी वर्ग नहीं, कोई भी दो वर्ग, कोई भी दो वर्ग समरूप होते हैं। कोई भी दो वर्ग क्या होते हैं, कोई भी दो वर्ग समरूप होते हैं। अगला लिखते हैं कोई भी दो आयत, कोई भी दो आयत समरूप होते हैं। कोई भी दो वर्ग समरूप होते हैं, या कोई भी दो आयत समरूप होते हैं। अगला क्या लिखेंगे, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कोई भी दो वर्ग समरूप होते हैं, कोई भी दो आयत समरूप होते हैं, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ गए होंगे इस बात को। अब दो तीन को एकदम डिटेल में अच्छे से बता चुके हैं, सबको आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जितने भी हम बताए आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें ज्यादा रटना भी नहीं है, बस ये सब इनको याद रखो, अपने आप बता सकते हो कौन समरूप है कौन सर्वांगसम, ठीक है ना। तो कोई भी दो वर्ग समरूप होते हैं, कोई भी दो आयत समरूप होते हैं, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आते हैं आगे। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं समरूप बहुभुज। क्या है समरूप बहुभुज? बहुभुज तो कक्षा 8 में पढ़ लिए होंगे। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज किसे कहते हैं नहीं पता है?
तो रेखा खंडों से घिरे सरल बंद वक्र को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि रेखा खंडों से घिरे सरल बंद वक्र को क्या कहा जाता है? बहुभुज। ठीक है ना। और बहुभुज का निर्माण कितने से होता है? कितने मिनिमम कितने रेखाखंड होने चाहिए? 3, क्योंकि 3 रेखाखंड होगा तभी तो बन पाएगा बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है? इसमें कितनी भुजा हो भाई? 2 भुजा में तो बहुभुज का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुभुज की परिभाषा है क्या है? रेखा खंडों से घिरे सरल बंद वक्र को, सरल हो बंद हो, कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो क्या 2 रेखाखंड से आप बंद कर सकते हैं? बंद नहीं होगा। मिनिमम कितने की आवश्यकता होगी? 3 की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। कितने की आवश्यकता होगी? 3 की। अब ये हो गया। रेखा खंडों से घिरे सरल बंद वक्र को क्या कहेंगे? बहुभुज। और बहुभुज में ये क्या है? त्रिभुज है। क्या ये भी बहुभुज है? तो जी बिल्कुल, ये भी क्या है? बहुभुज है। क्या है? बहुभुज है। कैसे पता? क्योंकि ये रेखा खंडों से मिलकर बना है और सरल बंद वक्र है, तो क्या हो जाएगा? बहुभुज है। बहुभुज में क्या है? आयत है। ये त्रिभुज था और ये क्या है? आयत है। ठीक है ना। क्या ये बहुभुज है? बनाते हैं हम। क्या ये बहुभुज है? तो ध्यान से देखेंगे तो भाई ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो रेखाखंड दिख रही है लेकिन ये रेखाखंड नहीं है। तो क्या है? बहुभुज है? तो बहुभुज नहीं है। समझ गए होंगे? ठीक है ना। तो समरूप बहुभुज, हम समरूप बहुभुज इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुभुज के अंदर आपके त्रिभुज भी आ जाएगा, आयत भी आ जाएगा, वर्ग भी आ जाएगा, सब इसी के अंदर आ जाएगा। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सब इसी में आ जाएगा। ठीक है। इसलिए अब हम हैं समरूप बहुभुज। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ लिख रहे हैं कोई भी 2 बहुभुज, कोई भी 2 बहुभुज समरूप होंगे। कब होंगे? यदि कोई भी 2 बहुभुज समरूप होंगे। कंडीशन कितनी होगी? 2 कंडीशन। ध्यान से इसको देखेंगे। पहली कंडीशन यहां लिखेंगे, दूसरी कंडीशन हम यहां लिखेंगे। कोई भी 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। क्या हो? उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है ना। कोई भी 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। दूसरी कंडीशन क्या है? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, अर्थात समानुपाती हो। अर्थात क्या हो? समानुपाती हो। उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरी कंडीशन, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात क्या हो? समानुपाती हो। ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हमको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि कोई भी 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। समझ गए होंगे। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहां हम करके बताते हैं कैसे हम कह रहे हैं इसको। ठीक है ना। यहां ले लेते हैं अच्छा वर्ग। बहुभुज है कि नहीं? तो बिल्कुल बहुभुज है।
थोड़ा दिखना चाहिए वर्ग की तरह, ठीक है। ये भी वर्ग है, ये वर्ग है, और ये भी क्या है, वर्ग है। तो आप बताइए क्या समरूप हैं? ये समरूप है, क्योंकि आकार तो इनका बराबर समान नहीं है, लेकिन आकृति क्या है, समान है। तो समरूप तो है ही, लेकिन समरूप होने की कंडीशन क्या है? अगर ये हो जाए ए बी सी डी, ये हो जाए ए डैश, ये हो जाए ए डैश बी डैश और सी डैश और डी डैश हो जाए तो, और इसका कोण कौन सा है? ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, इसका ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ठीक है ना। कंडीशन पहली वाली, उनके संगत कोण बराबर हों। भाई साहब ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। संगत कोण का मतलब यहाँ सी ले रहे हैं तो यहाँ क्या लेंगे, सी डैश, यहाँ डी ले रहे हैं तो इसका क्या लेंगे, डी डैश, ए ले रहे हैं तो ए डैश, बी ले रहे हैं तो बी डैश, सी डैश के बराबर होना चाहिए, डी डैश के बराबर होना चाहिए, ए डैश के बराबर होना चाहिए, बी डैश के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। उनके संगत कोण बराबर हो, तो क्या इनके संगत कोण बराबर हैं? तो बिल्कुल बराबर हैं। सी भी 90 अंश, सी डैश भी 90 अंश, डी भी 90 अंश, डी डैश भी 90 अंश, ठीक है ना। इसको हम लिख लेते हैं, यहां पर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कोण ए बराबर है किसके, कोण ए डैश के, बिल्कुल सही बात है। कोण बी बराबर है कोण बी डैश के, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कोण सी बराबर है कोण सी डैश की, बिल्कुल सही है। कोण डी बराबर है कोण डी डैश के, बिल्कुल सही बात है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। 90 ये है, 90 ये, सब क्या है, 90 का है। संगत कोण भी क्या है, बराबर है। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन को चुप्पे से यहां लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। तो अनुपात का मतलब ध्यान से समझिएगा, एसी बटे में ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश बराबर हो किसके, बीडी बटे में बी डैश डी डैश, बी डैश डी डैश किसके बराबर हो, ए बी बटे में सी डैश डी डैश, सी डैश डी डैश। एक और बच रहा है बराबर, कौन सा बचा, कौन सा बचा भाई? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ तो हो ही गया यहीं पर। ध्यान से देखिए, ए बी, ये क्या है, ए बी बटे में क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देखिए, ए सी बटे में ए डैश सी डैश, बिल्कुल सही है। बी डी बटे में बी डैश डी डैश, बिल्कुल सही है। ए बी बटे में ए डैश बी डैश। संगत भुजाएं, ई भुजा की संगत कौन है, ई भुजा है। ई भुजा की संगत कौन है, ई भुजा है। इसके संगत कौन है, ई भुजा है। इसके संगत कौन है, ई भुजा है। तो संगत भुजाओं का अनुपात, ये संगत भुजाओं का क्या निकाले हैं, अनुपात। बचा कौन सा है, सी डी बटे में क्या होगा, सी डैश डी डैश, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। पहली कंडीशन यहां लिखे हैं, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। दूसरी कंडीशन क्या, संगत भुजाएं, ए बी किसके संगत है, ए डैश बी डैश के। ए सी किसके संगत है, ए डैश सी डैश के। सी डी किसके संगत है, सी डैश डी डैश के। और बी डी किसके संगत है, बी डैश डी डैश के। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होना चाहिए, सब क्या है, समान है, एक ही अनुपात में है, अर्थात अनुपात क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, समरूप होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे, इसको हम और एग्जाम्पल लेके आप लोगों को हम समझाते हैं। फिलहाल तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कि अगर समरूप बहुभुज है तो कोई भी दो समरूप
बहुभुज समरूप होंगे यदि क्या होगा, उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो, अर्थात क्या हो, समानुपाती। समझ गए होंगे। और ले लेते हैं एग्जांपल, बाकी तो क्वेश्चन हमारा दिया ही गया है। जितना हम पढ़ा दिए हैं, इतना पढ़ाने के बाद प्रश्नावली 6.1 तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन उसमें रुकने वाला नहीं, एक भी क्वेश्चन उसमें रुकने वाला नहीं है। चलिए और ले लेते हैं हम, ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज, ठीक है, ए है, बी है, सी है, और ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज और हम लेते हैं, एक पॉइंट अभी लिखवाना भूल गए, उसको लिखवाएंगे भी। ये एक है, दो है, ये क्या है, ठीक, ये हो गया ए डैश, बी डैश, सी डैश। भाई ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। कैसे जाने भाई, सिंगल सिंगल सिंगल, इसका मतलब सब क्या है, समान है। डबल डबल डबल, इसका मतलब क्या है, सब क्या है, समान है। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु हैं। तो अभी भी कुछ देर पहले हम बता चुके हैं कि सभी कोई भी दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन इसको क्या करना है, चेक करना है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, 60-60 अंश के। कितने के, 60-60 अंश के। हम मान लेते हैं इसकी भुजा कितना है, 3 3 3। भाई सब बराबर है तो 1 3 तो सब 3। ये क्या है, 6 6 6। हम खुद से ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ चेक कीजिए, पहला हम कंडीशन क्या बताए थे, इसके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। समरूप होने के लिए, समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर। तो कोण सी बराबर है कोण सी डैश की। भाई 60 ये भी 60 ये भी, तो संगत कोण सी सी डैश क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर कोण ए डैश, भाई बराबर है कोण ए, इसके संगत यही तो है, 60 ये भी 60 ये भी। अगला क्या है, कोण सी बराबर है किसके, कोण सी डैश की। तो संगत कोण की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो बराबर है। अगला क्या है, एक ही अनुपात में संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में। तो AC के संगत कौन है, A डैश C डैश। चलिए AC बटे में संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात इतना बटे में इतना, तभी तो अनुपात निकलेगा। A डैश C डैश बराबर, हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे, ध्यान देना, इसको भी ऊपर लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया AC बटे में A डैश C डैश, संगत भुजा का अनुपात इतना बटे में इतना। अगला क्या होगा, AB बटे में इसके संगत कौन है, ये A डैश B डैश है, तो हो जाएगा A डैश B डैश बराबर BC। तो BC के संगत कौन है, B डैश C डैश, तो ये हो गया B डैश C डैश। AC का मान भाई कितना है, 3 है। A डैश C डैश का मान कितना है, 6 है, बराबर ये क्या है, AB का मान कितना है, 3 है। A डैश B डैश का मान कितना है, 6 है, बराबर में BC का मान कितना है, 3 है। B डैश C डैश का मान कितना है, 6 है। काटेंगे भाई तो कितना आएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसके संगत कोण भी बराबर हो गए और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर है, एक ही अनुपात में है। तो भाई ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो कोई भी दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक कंक्लूजन लिखवाना है, उसको ध्यान से समझिएगा। सब इसको मिटा रहे हैं, ये हम खुद से एग्जाम्पल लिए थे आपको समझाने के लिए, किसी किताब का एग्जाम्पल नहीं है। और हो भी सकता है क्योंकि सवाल कोई गड़बड़ नहीं, सवाल बिल्कुल सही था। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको एक नोट लिखवा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना है।
नोट क्या है इसके बारे में पहले अच्छे से समझिए। जैसे हम यहां ले लेते हैं एक वृत्त, क्या ले लिए, सॉरी एक वर्ग ले लिए, क्या है ये, वर्ग है। हम मान लिए इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो 2 ये भी होगी, 2 ये भी होगी, 2 ये भी होगी, ठीक है। और एक हम और वृत्त ले लेते हैं, क्या है ये भी, सॉरी बार बार हम शायद वृत्त बोल दे रहे हैं, ये वर्ग है, वर्ग लेते हैं। हम मान लेते हैं ये कितना है, 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इस बात को आप लोग अच्छे से समझेंगे। आप ये बताइए क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं? तो जो हम बताएं पहले उस पर सोचिए। समरूप होने के लिए आकृति क्या होना चाहिए, समान। तो आकृति भाई समान है, और आकार क्या होना चाहिए, समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो इसकी आकृति समान तो नहीं है लेकिन भिन्न है, तो भिन्न भी तो हो सकता है समरूप में, तो भिन्न है, तो इसका मतलब ये क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। भाई क्या ये सर्वांगसम है, ध्यान से देखिए क्या सर्वांगसम है। तो आप कहेंगे भाई इसका आकृति तो समान है लेकिन आकार समान नहीं है। आकृति तो समान है लेकिन आकार समान नहीं है, इस वजह से ये सर्वांगसम नहीं है। तो ये सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। एक और आकृति हम ले लेते हैं, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, वर्ग। इसको तो आप लोग बता चुके हैं कि ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। इसको बताइए भाई, 2 सेंटीमीटर भुजा इसकी भी है, 2 सेंटीमीटर भुजा इसकी भी है, तो क्या ये समरूप है? तो ये समरूप है। क्यों है? क्योंकि इसकी आकृति भी समान है और आकार भी समान है। आकार समान ना भी होता तभी तो समरूप होता, तभी तो समरूप होता, ठीक है। ये क्या है, समरूप है। क्या सर्वांगसम है? तो अब यहां आप कहेंगे कि ये भी है। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि आकृति के समान होने के साथ साथ आकार भी इसका क्या है, समान है। ये क्या है, सर्वांगसम, सर्वांगसम है, ठीक है। तो इन दोनों को देखने के बाद आपको एक चीज पता चल रही होगी। क्या पता चल रही होगी? ध्यान से देखिए, सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। ध्यान से देखिए, ये सर्वांगसम भी है, समरूप भी है। सर्वांगसम के साथ साथ क्या है, समरूप भी है। यहां ध्यान से देखिए, समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। समझ में बात आई? सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी। नोट में हम लोग यही लिखने वाले हैं, ठीक है ना। लाल से लिखें, लाल से ज्यादा अच्छा लगता है। कोई भी दो या कोई भी सर्वांगसम, कोई भी सर्वांगसम आकृतियां
समरूप हो सकती हैं, ठीक है ना। कोई भी सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, परंतु कोई भी, लिखने में थोड़ा सही लग रहा है ना, कोई भी सर्वांगसम आकृतियां या सभी सर्वांगसम आकृतियां, कोई भी, हाँ सभी लगा दे क्या, यहां लगा दे रहे हैं सभी। ध्यान देखिए, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हों यह आवश्यक नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बार इसको हम समझाने के बाद तब हम इस पर आए हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं। दोनों चित्र को देखने के बाद समझ में ये पॉइंट आ गया होगा। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। भाई हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज का बेसिक क्लास, आज की बेसिक क्लास हम लोगों की ये हो चुकी है। अब हम लोगों का बचता है ये क्वेश्चन, तो इसको करने के बाद चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एक भी क्वेश्चन, जितना हम बताए हैं, एक भी क्वेश्चन इसमें रुकेगा नहीं। अभी खटाखट ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.1 में बस यही 3 क्वेश्चन हैं और तीनों को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें लिखा है कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। क्या करना है? रिक्त स्थानों को भरना है। क्या कह रहा है? सभी वृत्त होते हैं। अब यहां दिया सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो भाई साहब दूसरे पॉइंट में हमने बताया था कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं, परंतु इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ये सर्वांगसम तभी हो सकते हैं जब इनकी त्रिज्याएं क्या हो? समान हो। तो ये पॉइंट हम बहुत ही अच्छे से बता चुके हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है ना। यहां लिखते हैं पहला वाला, क्या होगा? सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। लिखा क्या है? सर्वांगसम, और क्या लिखा है? समरूप। सर्वांगसम लिखा है और क्या लिखा है? समरूप। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भाई साहब हम ये वृत्त ले लिए, तो क्या हम इसको कह सकते हैं सर्वांगसम है? सर्वांग, और एक वृत्त ये ले लिए, इसको हम सर्वांगसम भी कह सकते हैं, समरूप भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं? सेम आकृति और सेम आकार के हैं। लेकिन ये आकार में भिन्न है और आकृति में समान है। तो सर्वांग समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ये पॉइंट हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो इसमें क्या होगा? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है ना। सभी वृत्त समरूप होते हैं, परंतु इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ये सर्वांगसम तभी होंगे जब इनकी त्रिज्याएं क्या होती? समान होती, ठीक है। तो क्या होंगे ये? समरूप। सभी वृत्त समरूप होते
ये क्या लिख दिए भाई, होते हैं, ठीक है ना। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा लिखा है सभी वर्ग, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट होते हैं, ब्रैकेट में दिया क्या है, समरूप, दूसरा दिया है सर्वांग सम, दूसरा क्या दिया, सर्वांग सम। तो सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। भाई इसको भी बता चुके हैं कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किस कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में होगा जब दोनों वर्गों की भुजाओं की लंबाइयां क्या हो, समान हो, ठीक है। तो क्या होता है, समरूप, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा वाला पॉइंट है सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां लिखा है सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, यहां लिख देना है समबाहु एक है समद्विबाहु, एक समबाहु है और ये क्या है, समद्विबाहु है। तो हम साफ साफ लिखवा दिए हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जो लिखवाए पॉइंट में ये उसी से तुम्हें जा रहा है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगला क्या है, चौथा नंबर, सभी भुजाओं की समान संख्या वाले, इसको हम लोग यही करेंगे थोड़ा, यहां भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं। यहां लिखा है यदि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं, यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। हम बताए हैं ना कि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा उनकी भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। ये क्लास करने के बाद हम बता दिए हैं कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, ठीक है ना। उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती, या क्या बोले थे, एक ही अनुपात में हो, ठीक है ना। आंसर इसका क्या होगा, यहां लिखा जाएगा बराबर, ठीक है ना। उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती, क्या हो, समानुपाती। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। दूसरे में दो क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कितने देना है, दो देना है, एक नहीं दो, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला क्या है, पहला है समरूप आकृतियां। पहला क्या है, समरूप आकृतियां। कितना एग्जाम्पल देना है, दो एग्जाम्पल देना है। किसका, समरूप आकृति का। तो ले लीजिए भाई साहब, एक ले लेते हैं। ये क्या है, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है। और ये क्या है, ये भी वर्ग है, लेकिन ये बड़का वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है, छोटका। तो ये भी वर्ग है, ये भी क्या है, वर्ग है। तो क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, तो बिल्कुल समरूप हैं। आकृति समान, आकार भिन्न है। तो समरूप में आकृति समान होना चाहिए और आकार समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो ये समरूप हैं। एक एग्जाम्पल हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं,
छोटका वृत्त, ये लेते हैं बड़का वृत्त, ये है वृत्त, ये है वृत्त। आकार तो भिन्न भिन्न, आकृति समान, तो क्या हो जाएगा? समरूप। तो ये भी समरूप है, ये भी क्या है? समरूप है। तो दूसरे का कौन था? ये पहला नंबर था। तो ये 2 उदाहरण दे दिए हम, सही है, बिल्कुल सही है। तो दूसरे का कौन सा अब है? दूसरा। दूसरे के दूसरा को भी यही निपटा लीजिए। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। दूसरे के दूसरे में क्या कह रहा है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो भाई समरूप नहीं होने की कंडीशन क्या है? भाई हम पहले एग्जाम्पल में ले लेते हैं वर्ग, और ये क्या है? वर्ग है। और दूसरे एग्जाम्पल में ले लेते हैं वृत्त, ये क्या है? वृत्त। तो क्या ये समरूप है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी आकृति भी अलग अलग है। भाई ये वर्ग है, ये वृत्त है, और आकार भी दोनों का क्या है? अलग अलग है। ठीक है ना? तो आकार का तो कोई वो नहीं था, लेकिन आकृति दोनों क्या है? भिन्न है। तो आकृति तो बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक है ना? दूसरे एग्जाम्पल में क्या लेंगे? आप लोग बताइए, दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या लें? तो चलिए हम ले लेते हैं एक में त्रिभुज। क्या ले लिए? एक में त्रिभुज ले लिए, और एक में ले लेते हैं वृत्त। ये है त्रिभुज और ये है वृत्त। तो कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, तो ना ये दोनों समरूप हैं, ना तो ये दोनों समरूप हैं। तो हो गया हमारा 2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये, एक एग्जाम्पल ये। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा और लास्ट। आज की क्लास शायद कुछ बड़ी हो सकती है, और आप लोग एक बात ये ध्यान देंगे कि यदि वीडियो साफ नहीं दिखता है तो आप उसकी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि कैमरा उतना महंगा मोबाइल तो है नहीं, मोबाइल सस्ता वाला है, तो कैमरा भी वैसा ही है। तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो अच्छा साफ साफ दिखेगा। ठीक है ना? तो चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। यह हम फिर से बना लेते हैं। आकृति शायद वहां नहीं दिख रही होगी आप लोगों को। तो ये आकृति दी हुई है, पहली वाली आकृति ये है। इसमें ये 1.5 सेंटीमीटर दिया है, और ये भी 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर दिया है, और ये भी 1.5 सेंटीमीटर दिया है। अगला क्या है? भाई हम पटरी नहीं लिए हैं कि नाप के बनाएंगे, तो इससे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। जो माप लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे। ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो बताना है भाई ये समरूप है या नहीं है। तो पहली कंडीशन हम इस पर अप्लाई करते हैं। इसका ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। ठीक है ना? पहली कंडीशन इसको मान लेते हैं। क्या दिया है? यहां दिया है PQRS, ये दिया है ABCD। भाई हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो समरूप हो सकता है। यहां करना है समरूप है या नहीं है। ठीक है ना? समरूप है या नहीं, हमको यही बताना है। तो ध्यान से देखिए, क्या पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? पहली कंडीशन हमारी है क्या? अगर 2 आकृतियां समरूप हैं तो भाई साहब उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। बहुभुज करके हम बताए हैं, बहुभुज में हम बताए भी थे, उसके अंतर्गत त्रिभुज भी आएगा,
चतुर्भुज, पंचभुज सब आ जाएगा उसी के अंदर, ठीक है ना। कि ये बहुभुज कहें या इसको क्या कहेंगे, चतुर्भुज, क्योंकि 4 भुजाएं हैं। तो निम्न चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं, इसके लिए क्या चेक करेंगे, इन दोनों के संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। इनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। संगत कोण हम बता चुके हैं, P के संगत कौन है, A है। Q के संगत कौन है, B है। S के संगत कौन है, D है। R के संगत कौन है, C है, ठीक है। इसको चेक करेंगे। तो आप बताइए क्या P A के बराबर है, तो आप साफ साफ इंकार करेंगे कि बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है भाई, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 90 अंश बन रहा है, और ये 90 अंश से छोटा है। 90 अंश कब होता, जब ये ऐसे होता तब 90 अंश होता जाके, लेकिन ये 90 अंश से क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कोण P बराबर नहीं है किसके, कोण A के। P कौन संगत है, P का संगत A है। अब आगे क्या Q, कोण Q बराबर है कोण B के, तो ये भी कोण इसके बराबर नहीं है। अगला कोण S क्या बराबर है कोण D के, तो ये भी बराबर नहीं है। कोण R क्या बराबर है कोण C के, तो बिल्कुल नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन से ही ये प्रूफ हो जाता है कि ये चतुर्भुज समरूप नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात हो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर हो, या कहें एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। यही हम लिखे हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। SP की संगत भुजा कौन है, DA। RQ की संगत भुजा कौन है, CB। SR की संगत भुजा कौन है, DC। PQ की संगत भुजा कौन है, AB। तो चलिए रखते हैं, क्या है, SP की संगत भुजा कौन है, DA बराबर RQ की संगत भुजा कौन है, तो CB है, बराबर SR की संगत भुजा कौन है, SR की संगत भुजा DC है, बराबर PQ की संगत भुजा कौन है, तो PQ की संगत भुजा AB है, क्या है, AB है। SP कितना दिया हुआ है, तो ये 1.5 दिया है। DA कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, बराबर RQ कितना दिया है, 1.5 दिया है, और CD कितना दिया है, 3 दिया है। SR कितना दिया है, 1.5 दिया है, और DC कितना दिया है, 3 दिया है। कहने का मतलब ऊपर 1.5 नीचे 3, काटेंगे तो 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, समझ रहे होंगे। ये आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर में 1/2, ठीक है। इस सॉल्व करने के बाद आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि इनकी संगत भुजाएं तो क्या हैं, बराबर हैं। संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है, अर्थात एक ही अनुपात में है। लेकिन इनके संगत कोण आपस में बराबर नहीं हैं। तो दोनों कंडीशन में से यदि एक भी कंडीशन संतुष्ट नहीं होती है तो वो बहुभुज या कहें वो चतुर्भुज समरूप नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। इसका कंक्लूजन हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, इसको मिटा दें। चलिए आंसर लिखते हैं इसका, कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे यह आकृतियां समरूप नहीं हैं, समरूप नहीं हैं। क्यों नहीं हैं, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात या कहें इनकी संगत भुजाएं, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं तो संगत भुजाएं तो एक ही अनुपात में हैं,
यहाँ देखिए, यह आकृतियां समरूप नहीं हैं क्योंकि इनकी संगत भुजाएं तो एक ही अनुपात में हैं, परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं हैं। इनके संगत कोण बराबर नहीं हैं, अर्थात आंसर हमारा क्या आएगा? नहीं। तो ये बराबर नहीं है, आंसर क्या आएगा? नहीं। ठीक है, यह आकृतियां समरूप नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी संगत भुजाएं तो एक ही अनुपात में हैं, परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं हैं। और समरूप के लिए होना क्या चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? एक ही अनुपात में हो। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर दिया। इस प्रकार से 6.1 प्रश्नावली हम लोगों का खत्म होता है और इसका बेसिक भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसके आगे की जो हमारी क्लास होगी कल वाली, उसमें थेल्स प्रमेय, कितनी प्रमेय हैं? 6.2 पढ़ने से पहले 2 प्रमेय हैं। तो 6.2 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद 6.2 प्रश्नावली पर आएंगे। क्यों? क्योंकि 6.2 पढ़ना है तो पहले प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रमेय पढ़े 6.2 में 1-2 सवाल हम लोग इसकी सहायता से कर सकते हैं, बाकी सवालें बिना प्रमेय पढ़े नहीं आएंगी। तो आज हम लोगों ने 6.1 को बहुत ही अच्छे से समाप्त कर लिया है और इसका बेसिक भी हमने बहुत अच्छे से बताया है। तो चलिए फिर अपनी क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई क्लास के साथ, हेल्थ प्रमेय के साथ। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। और इस क्लास को देखने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि इस क्लास में हमने बहुत मेहनत किया है। चलिए क्लास को खत्म करते हैं।